ओके। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर आज फिर आपके बीच सौरमंडल का बचा हुआ पार्ट लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि मैंने पुरानी क्लास में आपसे चर्चा कर लिया था सूर्य के बारे में और बुध के बारे में और शुक्र के बारे में, पृथ्वी के बारे में और पृथ्वी का जो एक उपग्रह है चंद्रमा उसके बारे में भी। ठीक है, तो आज जो बात स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे मंगल ग्रह से। तो मंगल ग्रह की अगर बात करें तो भाई मंगल ग्रह से अगर बात करें तो सबसे पहले प्रश्न ये बन जाता है हमारे एग्जाम हॉल में कि लाल ग्रह अर्थात रेड प्लेनेट किसे कहते हैं। तो याद रखना, लाल ग्रह जो है वो मंगल ग्रह को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसका क्या रीजन है? क्योंकि आप देखेंगे कि जो मंगल है, मंगल पर आयरन ऑक्साइड, जिसका कभी कभी फॉर्मूला भी लिख देते हैं Fe2O3, कभी कभी फॉर्मूला पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि मंगल ग्रह पर रेड ऑक्साइड अर्थात आयरन ऑक्साइड अर्थात आयरन की मात्रा काफ़ी है। जब इस पर ताप लगता है तो ताप लगने पर जो आयरन है, लोहा है, वो और ज़्यादा चमकता है ना। जलने के बाद लोहा कैसा होता है, लाल अंगार रूप रखता है ना। तो ऐसे समझिए इस पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इसका जो रंग है मंगल ग्रह का, ठीक है, वो लाल दिखाई देता है। इसीलिए इसको हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। दूसरी बात हम करें यहाँ पर, तो जैसा मैंने आपको बोला कि सौरमंडल में जो भी हमारे 8 ग्रह हैं, तो 8 ग्रह में से केवल 2 ग्रह ही ऐसे हैं जो झुकाव रखते हैं, है ना। जैसा कि पृथ्वी बताया मैंने आपको, पृथ्वी के बारे में बताया कि 23.5 डिग्री ये आपके उत्तरी गोलार्ध पर झुकी हुई है। तो वैसे ही आप याद रखना कि हमारे जो मंगल ग्रह है ये भी 25 डिग्री झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है? 25 डिग्री झुका हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई ऋतु परिवर्तन होने के लिए, ऋतुएं बदलने के लिए, जो भी ऋतु परिवर्तन होते हैं उसके लिए 2 कारण होना आवश्यक है। पहला, एक तो आप याद रखिएगा उस ग्रह का झुका हुआ होना, जो कि पृथ्वी और मंगल दोनों, पृथ्वी 23.5 डिग्री और मंगल यहाँ पर 25 डिग्री झुकाव रखता है। दूसरा, अपने मतलब उनका जो परिक्रमण है वो परिक्रमण किस तरह से कर रहे हैं, ये 2 बातें डिसाइड करती हैं किसी भी ग्रह पर ऋतु परिवर्तन के लिए। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि 25 डिग्री झुकाव है किसमें, अब मंगल ग्रह झुका हुआ है, जिसकी वजह से ऋतु परिवर्तन होती है यहाँ पर भी। और इसके भी 2 ध्रुव हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि 2 ध्रुव भाई हमारे पृथ्वी के भी हैं, तो वैसे ही 2 ध्रुव मंगल ग्रह के भी हैं। तो दूसरा पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। तीसरी बात करते हैं शुरू, जीवन की संभावना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पृथ्वी पर वातावरण है, तो वैसे मंगल पर भी है ना। मतलब यहाँ पर जो दिन रात की अवधि है वो लगभग 24 घंटे की होती है, तो वहाँ पर भी है। जैसे कि हमारे यहाँ पर पहाड़ चट्टानें ये सब चीज़ें देखने को मिलती है, तो वहाँ पर भी है। कहने का मतलब है कि वहाँ की समय अवधि या काफ़ी चीज़ों को देखते हुए काफ़ी सिमिलरिटी रखता है किसके साथ, क्योंकि वहाँ पर ऋतु परिवर्तन होती है ना। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं वहाँ पर एक हमें आशंकित करती हैं कि वहाँ पर भी जीवन हो सकता है। इसीलिए हमारा जो पूरा साइंटिस्ट डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ का या पूरे वर्ल्ड का, वो मंगल ग्रह पर निगाहें जमाया हुआ है, जिससे मंगल ग्रह पर जीवन तलाशा जा सके। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर भी दिन रात की अवधि लगभग पृथ्वी के समान ही 24 घंटे की बनी हुई है। दूसरी बात, अगली बात बताऊँ मैं आपको, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बुध का एक भी उपग्रह नहीं है, शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसको हम कहते हैं चंद्रमा। क्या किस नाम जानते हैं? चंद्रमा। वैसे ही मंगल ग्रह के 2 उपग्रह, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह, एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है डीमोस। फोबोस और डीमोस। तो जिसमें जो डीमोस है, डीमोस उपग्रह मतलब मंगल ग्रह के 2 चंद्रमाएं, एक फोबोस और एक डीमोस। तो जो डीमोस है ये
आप ऐसा समझ लीजिए कि पूरे सौर मंडल में जितने भी उपग्रह हैं उन उपग्रहों में सबसे छोटा उपग्रह मंगल ग्रह का डीमोस है। ठीक है, यही प्रश्न पूछ लेते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा याद रखना गैनीमेड। जब हम पढ़ेंगे बृहस्पति को तो बृहस्पति का जो गैनीमेड उपग्रह है वो सबसे बड़ा है पूरे सौर मंडल में, और सबसे छोटा आप याद रखना डीमोस है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह। ठीक है, जैसे पृथ्वी पर ज्वालामुखी घटनाएं घटती रहती हैं, कहीं कहीं गहरे गड्ढे हैं, कहीं कहीं उबड़ खाबड़ जमीनें हैं, वैसे ही सिमिलरिटी आप ये देखेंगे तो मंगल ग्रह पर भी देखने को मिलती है। मतलब मंगल ग्रह पर भी ज्वालामुखी क्रियाएं होती रहती हैं, काफ़ी गहरे गहरे गड्ढे, उबड़ खाबड़ जमीन, ऊंची भूभाग हैं। ठीक है, वहाँ पर भी ये चीज़ देखने को मिल रही है जो कि सिमिलरिटी दिखाती है आपके पृथ्वी की तरह। और तो और चौंकाने वाली बात यह है कि जैसे कि आप हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी पर जो माउंट एवरेस्ट है ये सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, 8,848 मीटर। ठीक है, तो आपको बता दूं जो मंगल ग्रह पर चोटी खोजी गई है उसका नाम है निक्स ओलंपिया। क्या नाम है? निक्स ओलंपिया। और ये हमारी एवरेस्ट चोटी से लगभग 3 गुना ऊंची है। 3 गुना ऊंची का मतलब है अगर मैं लगभग 9 किलोमीटर मान लूं, 8,848 मीटर है, तो उसको मैं अगर ऑन एवरेज 9 किलोमीटर मान लूं तो उसका मतलब ये निकला कि मंगल ग्रह पर 27 किलोमीटर, मतलब 26 से 27 किलोमीटर ऊंची चोटी है। ठीक है, उस चोटी का नाम है निक्स ओलंपिया। तो सबसे ज्यादा ऊंची चोटी हमें मंगल ग्रह पर ही देखने को मिलती है, इसका नाम निक्स ओलंपिया है, जो कि हमारे यहाँ के एवरेज से 3 गुना ऊंची है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके बनते हैं कंपटीशन में। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये प्रश्न बनते हैं मंगल ग्रह से, जो मैंने आपसे चर्चा की है। अब मैं चलता हूं बृहस्पति ग्रह की तरफ। तो बृहस्पति ग्रह को समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह कोई है तो उसका नाम है बृहस्पति। बृहस्पति का अगर वायुमंडल की बात करूं तो उसके वायुमंडल में सामान्यतः मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, ये 3 गैसों का मिश्रण देखा गया। वहीं यहाँ पर उपग्रहों को लेकर बात की जाती है तो जैसा कि आपको बताया था कि भाई बुध का एक भी उपग्रह नहीं है, शुक्र ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है चंद्रमा, मंगल के 2 हैं, फोबोस और डीमोस। ठीक है, मैं क्षुद्र ग्रह की बात अभी नहीं की है, ये मैंने होल्ड पे रखा है, मैं इसको भी समझाऊंगा। पहले मैं बृहस्पति ग्रह की बात कर रहा हूं। तो जो बृहस्पति ग्रह है तो इसमें आपको बता दूं लगभग 63 उपग्रह हैं और ये विवादित है। विवादित का मतलब है किसी बुक्स में आप 78, 72, 64 अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने भी किसी बुक से ही लिखा है तो उसमें 63 उपग्रह दिखाए जा रहे हैं, तो मैंने 63 है इसलिए मैं स्टार लगा दिया है। तो ऐसे प्रश्न जो विवादित हैं वो आयोग नहीं रखता है, फिर भी एक मोटी मोटी जानकारी के तौर पे आपको पता होना चाहिए कि बृहस्पति ग्रह में लगभग 63 उपग्रह होते हैं और जिसमें जिन 63 उपग्रहों में इसका एक उपग्रह है गैनीमेड। क्या नाम है उसका? गैनीमेड उपग्रह है, जो कि पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। पूरे सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड उपग्रह जो कि बृहस्पति का है, और सबसे छोटा डीमोस है। ठीक है, जो कि मंगल का है। ऐसे ही मैं आपको बताऊं यहाँ पर अगले पॉइंट में, तो इस पर सबसे विशाल गड्ढा पाया गया है, जिस विशाल गड्ढे पर आप ये देखिए, उस विशाल गड्ढे पर हमेशा आग की लपटें निकलती रहती हैं और आग की लपटें काफी बड़े भूभाग पर निकलती रहती हैं, मतलब आग लगी रहती है, लपटें निकलती रहती हैं, जिस कारण वो जो ग्रह है उस पर देखने पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि उस पर धब्बे पड़े हों लाल रंग के। इसलिए बोला जाता है लाल धब्बे वाला ग्रह कौन सा है, तो ऐसा ग्रह जिस पर लाल धब्बे पड़े हुए हैं तो आप समझ जाना बृहस्पति ग्रह। ठीक है, और अगर हाँ कंफ्यूज मत होना, लाल ग्रह कहे तो मंगल और लाल धब्बे वाला ग्रह कहे तो आप समझ जाइए बृहस्पति ग्रह। ठीक है, वहीं हम अगर बात करें झुकाव की, जैसा कि हमने पढ़ा कि पृथ्वी 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध पर झुकी हुई है, वहीं मंगल ग्रह 25 डिग्री झुकाव पर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप अगर देखेंगे बृहस्पति ग्रह को तो ये मात्र 1 डिग्री झुकाव रखता है, जिससे हमारे वहाँ का मौसम जो है
बृहस्पति ग्रह का वो लगभग समान बना रहता है, इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री बिल्कुल ना के समान झुकाव हुआ, मतलब ऐसा समझिए झुकाव रखता ही नहीं है, जिसकी वजह से मौसमी घटनाएं नहीं चेंज होती हैं, जैसा मौसम है समय हमेशा एक जैसा बना रहता है। मतलब अगली बात करें तो सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग का मतलब है कि आप सूर्य का 1000वां मतलब है कि आप सूर्य के छोटे मतलब आप सूर्य के 1000 भाग कर दीजिए, उन 1000 भागों में से जो एक भाग होगा वो भाग किसका होगा? बृहस्पति का, ठीक है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं। ऐसे ही ये 6 पॉइंट आप याद रखेंगे बृहस्पति ग्रह से, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। आप एक बार इन सभी प्रश्न को, इन सब पॉइंट्स को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। उम्मीद आप करेंगे जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तब, और आपको पता चलेगा कि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जा रहा है सौरमंडल से, ठीक है, तब आप लोग ट्रस्ट करेंगे। बात करते हैं हम शनि ग्रह की। तो शनि ग्रह की बात करें, ये हमारे सौरमंडल का 6ठा ग्रह है, ठीक है। कभी कभी कंपटीशन में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण इनका अवरोही रूप पूछ लेता है। तो अवरोही माने बढ़ते से घटता। तो आपको बता दूं, अगर मैं यहाँ से बात करूं तो यहाँ पर सबसे बड़ा ये है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे ये है, चौथे नंबर पे ये है, ठीक है। तो बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा, उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण, ये याद रखना हम। तो शनि ग्रह की बात कर रहे थे, तो बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे जो बड़ा ग्रह है उसको हम शनि ग्रह के नाम से जानते हैं, और इसमें भी 46 उपग्रह हैं। ये भी विवादित है, कोई फिक्स नहीं कह सकते हम, 46 है, अलग अलग बॉक्स में अलग अलग दिखाए जा रहे हैं। फिर भी आप मोटा मोटा हिसाब समझ लीजिए कि शनि ग्रह में 46 उपग्रह हैं, जिसमें का टिटॉन, क्या नाम है? टिटॉन जो उपग्रह है वो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह सौरमंडल का नहीं बोला है मैंने कहा प्रश्न आता है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम बताइए। तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टिटॉन है, जिसमें नाइट्रोजन का वायुमंडल भरा हुआ है। काय का भरा हुआ है? नाइट्रोजन का वायुमंडल भरा हुआ है। और वहीं पूछा जाता है कि सुंदर वलय जिस ग्रह में उपस्थित हैं, वलय मतलब छल्ले, वलय मतलब छल्ले। तो जो सुंदर वलय जो है 10 सुंदर वलय जिसमें उपस्थित हैं, उस ग्रह का नाम शनि ग्रह है। और आपको बता दूं कि जितने भी हमारे ग्रह हैं, उन ग्रहों में सबसे कम घनत्व किसी ग्रह पर पाया जाता है तो वो है शनि, मात्र 0.68 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। इस वजह से ये सबसे कम घनत्व वाला ग्रह बन जाता है। जबकि यहाँ पर बुध की बात करें तो ये बुध में 5.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, पृथ्वी की बात करें 5.45 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। मतलब सभी का अपना अपना घनत्व आप देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा है या कम है, लेकिन सबसे कम जो है वो शनि ग्रह का है 0.68। याद रखेंगे आप। तो शनि से सिर्फ इतने प्रश्न पढ़ लेंगे आप, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ग्रह की तरफ, और उस ग्रह का नाम है अरुण ग्रह। क्या नाम है? अरुण ग्रह। हम इस ग्रह की बात कर रहे हैं। तो अरुण ग्रह की अगर खोज की बात की जाए तो एग्जाम्स में कंपटीशन में प्रश्न देखने को मिल जाते हैं कि अरुण ग्रह की जो खोज है वो किसने की थी। तो आप याद रखना, अरुण ग्रह की जो खोज है वो विलियम हर्शेल ने की थी। किसने की थी? विलियम हर्शेल ने की थी, ओके। और ये इसमें कितने उपग्रह हैं? इसमें 27 उपग्रह हैं, और 27 उपग्रह के साथ साथ 11 धुंधले वलय अर्थात 11 छल्ले हैं जो धूल वगैरह से बने हुए हैं, गैस से बने हुए, और जो कि धुंधले हैं, ठीक है। और जबकि अगर पूछा जाए सुंदर वलय तो शनि, और धुंधले वलय तो अरुण, ठीक है। याद रखना, इसमें जो उपग्रह हैं उन उपग्रहों को या जो धुंधले वलय हैं इनको नाम दिया गया अल्फा बीटा गामा एप्सिलॉन। तो याद रखेंगे अल्फा बीटा गामा एप्सिलॉन का संबंध किस ग्रह से है? अरुण ग्रह से है। वहीं पर बात करें हम कि मैंने आपको बताया था कि हमारे सौरमंडल में शुरू से आप दूसरा देख लीजिए और लास्ट से दूसरा देख लीजिए। तो जो शुक्र और अरुण है, शुक्र और अरुण ये अपोजिट डायरेक्शन में, अन्य ग्रहों की अपोजिट डायरेक्शन में चक्रण करते हैं। मतलब जैसे पृथ्वी पर सूर्य जो उदय होता है वो पूरब में होता है, और अस्त जो होता है वो पश्चिम में होता है। जबकि आप शुक्र और अरुण को देखें तो शुक्र और अरुण में क्या होता है कि सूर्य उदय पश्चिम में होता है और अस्त पूरब में होता है। तो उल्टी गंगा बही जाती है कहाँ पर?
शुक्र पर और अरुण पर। तो शुक्र और अरुण दो ऐसे हैं जो घूमते हैं पूरब से पश्चिम, बाकी सभी पश्चिम से पूरब घूमते हैं, याद रखेंगे इस बात को। और ये लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी प्रसिद्ध है, तो कंपटीशन में यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, आप याद रखेंगे अरुण को कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वरुण ग्रह की तरफ। इसकी जो खोज है वो की थी जॉन गैले ने, किसने की थी, जॉन गैले ने। और इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन व मीथेन गैस भरी हुई है। हाइड्रोजन गैस मुख्यतः काफी ज्यादा मात्रा में और इससे कम मात्रा में मीथेन है, और मीथेन भरी होने के कारण इस वरुण ग्रह का जो कलर है वो हरे रंग का है। इसलिए पूछा जाए ग्रीन प्लेनेट किसे कहते हैं, तो आप समझ जाइएगा वरुण ग्रह की बात कर रहा है। अब वरुण ग्रह में 13 उपग्रह, कितने उपग्रह, 13 उपग्रह, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब सौरमंडल में मैंने आपको पूरा सौरमंडल पढ़ा दिया। ठीक है, जिसमें 1 बाय 1 पहले मैंने अपने यहाँ का स्टार लिया था, सूर्य, और सूर्य के बाद फिर मैंने धीरे धीरे क्रम से चलता गया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, उसके बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और साथ ही साथ ये कुछ क्वेश्चंस जो कंपटीशन में देखने को मिल जाते हैं, मैंने वो भी नोट डाउन किए जिससे आप याद कर पाएं। सबसे चमकीला जो तारा है, सबसे चमकीला तारे का नाम है साइरस, अर्थात डॉग स्टार। मतलब जो स्टार्स हैं उन स्टार्स में सबसे ज्यादा शाइनिंग मारने वाला, सबसे ज्यादा चमकीला स्टार है, उसका नाम है साइरस, जिसको हम डॉग स्टार कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात आप याद रखिएगा कि सूर्य के बाद सबसे नजदीक तारा कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे कि आपको पता ही है हमारा सूर्य है और ये हमारी आकाश गंगा है। ठीक है, आकाश गंगा के केंद्र में अब ये सूर्य क्या कर रहा है, ये सूर्य हमारे पूरे आकाश गंगा को ऊर्जा दे रहा है। ठीक है, अब सूर्य से अगर पृथ्वी तक, अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझूं, सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश है वो 8 मिनट 16.6 सेकंड में आता है। 8 मिनट 16.6 सेकंड में आता है। ठीक है, आप सब जानते हैं कि 8 मिनट 16.6 सेकंड लगते हैं सूर्य से प्रकाश आने में पृथ्वी तक। ठीक है, अब सूर्य के बाद कोई, आप देखेंगे सूर्य के बाद ऐसे समझ जाइए काफी दूर, लगभग ऐसे समझ लीजिए यहां पर कोई दूसरा स्टार भी है, उस स्टार का नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और यहां से प्रकाश अगर चले और वो कहां चले, पृथ्वी की ओर, कहां चले, पृथ्वी की ओर, तो समझ जाइए अगर यहां से प्रकाश चले पृथ्वी तक तो इसको पृथ्वी तक आने में 4.2 प्रकाश वर्ष, 4.2 प्रकाश वर्ष का समय लग जाएगा। और आप जानते हैं प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, प्रकाश वर्ष काय का मात्रक है, कंपटीशन में पूछ लेते हैं, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ठीक है, तो इसकी दूरी इतनी बड़ी है कि प्रकाश वर्ष में नापी गई है, तो 4.2 प्रकाश वर्ष लग जाते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी से प्रकाश को चलकर पृथ्वी तक आने में। तो बात आप समझ गए होंगे। तो सूर्य के बाद सबसे नजदीक तारा जो हमें पड़ता है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, और यहां से अगर प्रकाश चलकर पृथ्वी तक आए तो उसे 4.2 प्रकाश वर्ष का समय लग जाता है, ये आप याद रखेंगे। और प्रकाश वर्ष काय का मात्रक है, दूरी का मात्रक है, अर्थात एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी ही प्रकाश वर्ष कहलाती है। ठीक है, प्रकाश वर्ष कहलाती है। अब यहां पर तीसरी बात हम कर रहे हैं केपलर की। आपने पढ़ा है केपलर महोदय ने, आपके जो भी केपलर महोदय ने यहाँ पर 3 नियम बतलाए थे, किस चीज के, 3 नियम दिए थे ग्रह की गति को लेकर। ठीक है, ग्रहों की गति को लेकर, तो ग्रह की गति को लेकर केपलर महोदय ने 3 नियम दिए थे। उनमें से तीसरा नियम था परिक्रमण काल का नियम। तो परिक्रमण काल का नियम जो है वो ये कहता है कि जो परिक्रमण काल का वर्ग है, परिक्रमण काल का मतलब है कि जो ग्रह कोई भी सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहे हैं उसका जो परिक्रमण काल है T, जिसको हम आवर्तकाल भी कह सकते हैं, तो परिक्रमण काल का जो वर्ग है उसकी अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के समानुपाती होता है। ये एसएससी ने एक दफा बिल्कुल डिक्टो प्रश्न पूछ लिया था कि क्या पूछ लिया था कि जो परिक्रमण काल का वर्ग है, परिक्रमण काल का जो वर्ग है वो अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के समानुपाती होता है, ये याद रखेंगे आप।
चौथी बात, जो आकाशगंगा में जो मंदाकिनी है वो सर्वप्रथम किस साइंटिस्ट ने देखी? गैलीलियो ने देखी थी। किसने देखी? गैलीलियो ने। और गैलीलियो को आप जानते हैं, गैलीलियो जी ने क्या करा था? दूरबीन का आविष्कार भी उन्होंने किया। ठीक है, फादर ऑफ फिजिक्स। फादर ऑफ फिजिक्स कौन है भाई? देखिए, कुछ लोग न्यूटन कह देते हैं, कुछ लोग आइंस्टीन कह देते हैं, तो मैं आपको बता दूं, फादर ऑफ फिजिक्स, भौतिक विज्ञान के जो जनक हैं वो भी गैलीलियो को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गैलीलियो को। तो आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी थी? गैलीलियो ने। ठीक है, यहां पर बात कर रहे हैं सौर ऊर्जा। तो जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करने के लिए कौन सा तत्व का इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा यहां पर जो तत्व है, तो याद रखेंगे सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन जो है ये क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। ठीक है, तो ये जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो आपने पढ़ा होगा सिलिकॉन वैली बंगलुरु में प्राप्त होता है। सिलिकॉन वैली का वैली जो है वो कहाँ पर है? सिलिकॉन की घाटी वो बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, तो जो सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन क्या करता है? जो भी सोलर पैनल लगे होते हैं, सोलर पैनल हमारे छतों पे लगे होते हैं, तो उनमें सिलिकॉन ही तो होता है। वो सिलिकॉन क्या करता है? सौर ऊर्जा को कन्वर्ट करता है काय में? विद्युत ऊर्जा में। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, वहीं पर बात करें हम छठा पॉइंट कि सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है उसका नाम क्या है? डॉक्सेरस। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह मतलब जो क्षुद्र ग्रह, जैसे आपको पता है प्लूटो हमारा नवग्रह हुआ करता था सन 2006 तक। 2006 के बाद वो केपलर के नियम का पालन नहीं कर पा रहा था और उसको एक चक्कर लगाने में 248 साल लग रहे थे, जिस वजह से उसको क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में डाल दिया। तो क्षुद्र ग्रह सभी क्षुद्र ग्रहों में सबसे बड़ा साइज का जो क्षुद्र ग्रह है उसका नाम है डॉक्सेरस। ठीक है, सौरमंडल में सबसे बाहरी मतलब सबसे बाहर की ओर, सबसे आउटसाइड पर कौन सा ग्रह? सेडना। कौन सा है? सेडना। और मध्यरात्रि सूर्य कहां दिखाई देता है? मध्यरात्रि सूर्य जो है वो आर्कटिक और अटलांटिक क्षेत्रों में दिखाई देता है। आर्कटिक और अटलांटिक क्षेत्रों में दिखाई देता है। ठीक है, अटलांटिक क्षेत्रों में दिखाई देता है। आर्कटिक और अटलांटिक समझ रहे हैं? ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इस पे ऐसे लिखेंगे अटलांटिक। तो आर्कटिक और अटलांटिक क्षेत्रों में। ठीक है, क्यों? क्योंकि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, जो सूर्य जो है ध्रुवीय वृत्त में काफी देर तक चमकता है, जिसके कारण मध्यरात्रि सूर्य आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में दिखाई देता। अटलांटिक क्षेत्रों में, सॉरी, आर्कटिक और अंटार्कटिक ही होगा। ठीक है, वो यहां पर ये बातें हमने कर ली। अब हम चलते हैं क्षुद्र ग्रह की तरफ। तो क्षुद्र ग्रह क्या है भाई? क्षुद्र ग्रह मैंने आपको बोला, पूछा जाता है क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के बीच उपस्थित है। क्षुद्र ग्रह जो है वो मंगल और बृहस्पति, किसके? मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच उपस्थित है। आपने सुना होगा टूटता हुआ तारा, है ना? क्या सुना होगा? टूटता हुआ तारा। तो टूटता हुआ तारा एक्चुअली में क्या है? तो ये आपने देखिए होता है क्या है, यहां से बहुत सारे क्षुद्र ग्रह वो आकर्षित हो जाते हैं पृथ्वी की तरफ, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और काफी तेजी से कई हजार किलोमीटर की रफ्तार से वो पृथ्वी के वातावरण में एंटर करते हैं। पृथ्वी के वातावरण में जैसे एंटर करते हैं तो पृथ्वी में आपने पढ़ा है कि भैया पहले क्षोभमंडल, फिर क्षोभमंडल के बाद मध्यमंडल, फिर आपका क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल और मध्यमंडल के बाद आयन मंडल और बाह्य मंडल। मतलब जैसे ही ये उल्का जो है वो उल्का, इसको हम उल्का बोलते हैं, है ना? ये जैसे ही आता है तो जैसे पृथ्वी के वायुमंडल में आया तो उसमें घर्षण के कारण आग लग जाती है और ये जलने लगता है और जलकर ये कहाँ बिखर जाता है? मध्यमंडल में। तो देखो प्रश्न पूछा जाता है कि आकाशीय जो पिंडों से संबंधित घटनाएं हैं, उल्का से संबंधित घटनाएं हैं, वो किस मंडल में देखने को मिलती हैं? मध्यमंडल में, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन रहता है, काफी ठंडा ये मंडल है, जिसकी वजह से यहाँ पर आग लगकर यहाँ पर ये ठंडा हो जाता है।
ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ये पृथ्वी के वातावरण में और मध्यमंडल को क्रॉस करता हुआ हमारे पृथ्वी पर आ गिरता है, जगह जगह टुकड़े गिर जाते हैं, जिसके कारण आपने देखा होगा कई सारे झरने वरनों का जो झरने वरने तैयार हुए हैं, झरने वगैरह बने हैं, है ना, नेचुरली, तो वो उनका जो विकास हुआ है वो भी किसी उल्का पिंड की घटना के कारण ही हुआ है। तो जो उल्का है ये हमारे पृथ्वी में जैसे ही पहुंचे तो ये उल्का कहलाते हैं और पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाते हैं, तो इनको हम उल्का पिंड कह देते हैं। ठीक है, क्या कह देते हैं? उल्का पिंड। फिर यहीं से कुछ जो कुछ यहाँ पर जो ग्रह जो कि गोल नहीं है, चपटे हैं या कैसे भी किसी न किसी शेप में है, जिनकी त्रिज्या आप समझ सकते हैं 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर तक है, तो ये कभी कभी क्या करते हैं, ये सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य की तरफ चल देते हैं, और सूर्य की तरफ चल देते हैं तो सूर्य की तरफ क्या होता है कि इनके जो पूंछ है उनमें आग लग जाती है, और आग लग जाती है तो पूंछ के साथ ये क्या करते हैं, ये चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, इसलिए हम इसको पुच्छल तारे के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? पूंछ वाले तारे, पुच्छल तारे। इसको हम लोग इसलिए पुच्छल तारे के नाम से या फिर धूमकेतु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धूमकेतु। तो मैं आशा करता हूं आपको सौरमंडल का एक अच्छा खासा ज्ञान मेरे सभी वीडियो को देखने के बाद हो चुका होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप इन प्रश्नों को लर्न करेंगे और जो भी सीरीज आगे आएगी उसको नियमित रूप से देखते रहेंगे और मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।